मॉर्निंग संजय, गुड मॉर्निंग हेमा। और कौन कौन आ गए? एक लखन, गुड मॉर्निंग। आकांक्षा, गुड मॉर्निंग। ठीक। मयंक अभी आइए। ठीक है। कल अपन 2 दिन पहले पढ़े हैं, जो लोग नए लोग इन लोग को एक बार रिवाइज करा देते हैं। ऑनलाइन में कुछ लोग नए आए हुए हैं। आजीविका मिशन के बारे में पढ़े थे और आजीविका मिशन में अपन देखे थे कि जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है वो 1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ हुई और उसको राधाकृष्ण समिति के सिफारिश के आधार पर उसमें किसमें बदल दिया गया? आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में, है ना। और छत्तीसगढ़ में इसका नाम क्या हो गया? दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, यानी बिहान के नाम से इसको जाना गया। विश्व बैंक और मतलब आईडीए के माध्यम से संचालित होता है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, आय बढ़ाना, गरीबों को रोजगार देना, उनको गरीबी को दूर करना, उनकी क्षमता का सदुपयोग करना, सामूहिक क्षमता का निर्माण करना, अधिकार वगैरह देना, उनको जोखिम उठाने की क्षमता का क्या करना? विकास करना। कल हमने कुछ विशेषता देखी थी, इसमें प्रमुख विशेषता क्या थी? सामाजिक एकजुटता, है ना, और संस्थाओं का निर्माण, संघ का निर्माण, वित्तीय समावेश, आजीविका को प्रोत्साहन देना, उनके तालमेल और सहभागिता को बढ़ाना, और गरीबों में संस्थापन को प्रोत्साहित करना, प्रशिक्षण क्षमता का निर्माण करना और कौशल का विकास करना, उनकी भागीदारी, जो सामुदायिक फंड है उनके बारे में पढ़ा था, सब्सिडी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था, रोजगार प्रशिक्षण संस्थान के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये सारी चीजें अपन क्या किया था? चर्चा किया था। आज अपन चर्चा करेंगे कि एनआरएलएम के घटक क्या क्या है। घटक के बारे में अपन देखेंगे कि कौन कौन से घटक है। ठीक है दिनेश, गुड मॉर्निंग। समझ में आ रहा है ना? पिछला क्लास आपको आ जाए। पिछली क्लास बढ़िया समझ में आया कि नहीं आया सब सारे चीज लोगों को? उपेंद्र, गुड मॉर्निंग। ठीक, आज अपन पढ़ रहे हैं क्या? एनआरएलएम की घटक। साइड से देखते हैं। एनआरएलएम के घटक। ठीक है, एनआरएलएम के जो है ना 2 घटक है। एक तो खुद एनआरएलएम मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और दूसरा है इसका एनआरएलपी। ठीक, एनआरएलएम जो है वो एक क्या है? मिशन है ना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है। ये क्या है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है। क्या है? प्रोजेक्ट मतलब परियोजना के रूप में। दोनों में कोई खास अंतर नहीं, दोनों के प्रोग्राम में कोई खास अंतर नहीं कि कोई दोनों में कोई विशिष्ट अंतर रहा हो। तो आजीविका मिशन के बारे में तो अपन जानते ही हैं कि आजीविका मिशन प्रोग्राम ही पूरा चल रहा है। इस मिशन के बारे में ही क्या कर रहे हैं? पूरा सिस्टम चल रहा है। पूरा जो जितना भी योजना का निर्माण किया गया है वह एनआरएलएम के माध्यम से हो रहा है। हमको आज जो दूसरे घटक के बारे में है, प्रोजेक्ट के बारे में जान लेना पड़ता है। तो सबसे पहले ये जो परियोजना है प्रोजेक्ट के रूप में जिसमें चालू किया गया है वो 13 राज्यों में लागू किया गया। 13 राज्य में जो क्या थे? अति पिछड़े थे, अति पिछड़े या गरीब थे। ठीक है, क्या थे? गरीब जो क्षेत्र है उनको क्या किया गया? प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। मिशन तो था ही, मिशन पहले से संचालित था, मिशन पहले से लागू कर दिया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट को इसलिए लाया गया, इस परियोजना के अंतर्गत ही लाया गया एक घटक के रूप में, ताकि उनमें क्या किया जा सके? रूपाली, गुड मॉर्निंग। ठीक है, इनको क्या किया जा सके? अपन इसको मतलब इसको अच्छी तरीके से लागू कर सके और उन जगह पर फोकस कर सके अपन जहां पर मिशन के तहत फोकस नहीं किया जा रहा है। मतलब प्राथमिकता के आधार पर इनको क्या करना है? फोकस करना है। वो 13 राज्यों के नाम लिख लीजिए, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी है। जहां मिशन चल रहा है वहां प्रोजेक्ट भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट वहां नहीं है, जहां जहां मिशन चल रहा है, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्रों में जो हमारे 13 राज्यों में विशेष फोकस किया गया, जहां ज्यादा जरूरत था वहां प्रोजेक्ट के तौर पर इसको पेश किया गया। तो 13 राज्य कौन है? पहले तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये सारे केंद्र शासित प्रदेशों वगैरह में सब में लागू है, लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं चंडीगढ़ में, गढ़ को छोड़कर, ये प्रोजेक्ट जो है दिल्ली और चंडीगढ़ में नहीं है, वहां सिर्फ मिशन संचालित है। सर, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर में भी है। हाँ, सब जगह। हाँ, जम्मू कश्मीर में अभी मैं आपको बताऊंगा एक हिमायत करके परियोजना है। हिमायत
आगे अपन मिलेंगे हिमायत करके उस परियोजना के मिशन के नाम से, जैसे अपन चलाते हैं ना बिहान के नाम से, वैसे जम्मू कश्मीर में हिमायत के नाम से चलता है। तो इसी प्रोग्राम को बिहान ना करके वो हिमायत कर दिए। तो अपन अभी आने वाले हैं, आगे उस पर चर्चा करेंगे कि कौन से अगर विशिष्ट है तो उनका नाम लिखेंगे। ये प्रोजेक्ट जो है NRLM जो आजीविका मिशन है वो कहां चल रहा है? पूरे राज्य में, जितने केंद्र शासित प्रदेश है सभी जगह चल रहा है। लेकिन प्रोजेक्ट जो है कहां चल रहा है? 13 राज्यों में और उसके केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है। लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर, ठीक। और 13 राज्य कौन कौन से उनको लिख लीजिए, वो है असम, बिहार, छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश भी है इसमें, उत्तर प्रदेश भी है इसमें, और कौन सा है? झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। 13 हुए कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक कौन बच गया? तमिलनाडु। ये ऐसे 13 राज्य हैं जहां पर NRLM के साथ साथ प्रोजेक्ट भी क्या किया गया? चालू किया गया है। क्या हो गया रूपाली? क्लास क्या नहीं मिल पा रहा है आपको? है? मैं ज्यादा नहीं लिखता। हाँ ठीक है। हाँ तो हम समझ जाए, आप जिसको समझ जाए, है ना? आप समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? भावनाओं को समझ जा रहे हैं ना? हाँ ठीक। क्या शुरू से क्या करना है रूपाली, इसमें समझ में आया? हाँ, NRLM के बारे में अपन शुरू से अपन वो कर रहे हैं कि NRLM जो प्रोजेक्ट चालू किया गया है उस प्रोजेक्ट के क्या है? 2 घटक है। पहला जो घटक है वो NRLM मिशन के रूप में संचालित किया जा रहा है, और दूसरा जो है वो किसमें चल रहा है? अपना प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा है। तो जहां जहां प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किया जा रहा है उसमें 13 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश इसमें दिल्ली और चंडीगढ़ को जो है छोड़कर। दिल्ली और चंडीगढ़ में क्या नहीं चल रहा है? मिशन संचालित नहीं किया, मिशन तो संचालित है लेकिन प्रोजेक्ट संचालित नहीं है। और असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु जो है क्षेत्र में क्या किया जा रहा है? प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है, प्राथमिकता के आधार पर तय किया जा रहा है। ठीक है। RF और VRF CIF के बारे में बताइए। कल बताया था अपन रिवॉल्विंग फंड के बारे में, है ना? CIF के बारे में बताए थे, VRF के बारे में मैं नहीं बताया हूं लेकिन आगे आने वाला है। ठीक है। और हाँ, जैसे मान लीजिए पिछले वीडियो में कोई चीज देखते हैं आप, तो पिछले वीडियो में उसके लिए जो है ना, पिछले वीडियो के बारे में अगर कोई जानकारी चाहते हैं या उसमें कोई कंफ्यूजन है तो सीधे मेरे को क्या कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपको फोन करके आपको समझाऊंगा। जो क्लास चल रही होती है उस क्लास में अपन जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे होते हैं उस टॉपिक से अगर कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और पुराने वीडियो के बारे में अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो वो कैसे कर दीजिएगा, मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको फोन करके बता दूंगा। ठीक है आकांक्षा या रूपाली? पुराने वीडियो के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, पुराने वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सारे लोगों का उससे समय बर्बाद होता है, सारे लोग उससे सवाल कर सकते हैं, तो आप मेरे को मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं आपको कॉल कर लूंगा। ठीक है। ये प्रोजेक्ट के बारे में था। 2 घटक है NRLM के। अपन मूल क्या है रूपाली? मेन अपन इस पर चर्चा कर रहे थे कि NRLM के 2 घटक है। पहला है NRLM और दूसरा कौन सा है? NRLP। NRLP जो है 13 राज्यों में है, जिसमें जम्मू कश्मीर पूरे जो जम्मू कश्मीर को छोड़कर इसमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़ वगैरह 13 राज्य हैं और दिल्ली और चंडीगढ़ में नहीं लागू किया गया है। ठीक, प्रोजेक्ट के रूप में। इसके बाद इसमें बताया गया है कि वर्तमान में ये पूरा प्रोजेक्ट जो है और ये पूरा प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम? आपका NRLM और NRLP का प्रोग्राम कंप्लीट रूप से अगर देखा जाए तो 600 जिलों में, उस दिन में बताया था मैं 600 जिलों में, और उसके कितने हैं? 6759 ब्लॉक में। अगर आपसे कभी पूछ ले तो 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में, और इसके बाद 7 करोड़ जो BPL हैं, इसका क्या कर रहे हैं?
मतलब जनता जो है वो इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, 6 लाख गांव अगर पूछ ले कभी तो 6 लाख जो गांव हैं वो इस प्रोजेक्ट में शामिल किए जा चुके हैं। पहले से लक्ष्य था, ठीक है, पहले से लक्ष्य था, तो इन सब चीजों को क्या कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। और जो NRLM प्रोजेक्ट है, अगर जिलों के हिसाब से 13 राज्यों में पूछ ले और जिलों के हिसाब से कभी पूछ ले आपसे कि जिलों के हिसाब से कितने हैं, तो 107 जिले हैं। कितने जिले हैं? 13 राज्यों के 107 जिलों में ये प्रोजेक्ट के रूप में संचालित है। अच्छा, कभी ये मत सोचिएगा कि NRLM मिशन जहां लागू है वहां प्रोजेक्ट नहीं, जहां प्रोजेक्ट है वहां मिशन भी है, जहां प्रोजेक्ट भी है वहां मिशन भी संचालित है, लेकिन प्रोजेक्ट के रूप में उनको प्राथमिकता देने के लिए वो प्रोजेक्ट लागू किया गया है। ठीक, ये दोनों घटक हो गए उसके। क्लियर? घटक के बारे में कोई कंफ्यूजन? घटक के बारे में इधर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं। असल में धनंजय क्या है जानते हैं, ये जो है मैं ज्यादातर जो है पढ़ता हूं और आप लोगों के अभी इस पर ज्यादा ध्यान मेरा नहीं जाता है। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूं, लेकिन उस पर इस गलती पर किसको ध्यान देना है? खुद को देना है। ठीक है, चरणबद्ध क्रियान्वयन, अगला लिखिएगा, चरणबद्ध क्रियान्वयन। हाँ, लेकिन कोशिश करता हूं मैं कि जो और जिस समय अपन लिख रहे होते हैं ना, उस समय मैटर पर ध्यान होता है, शब्दों पर ध्यान कम रहता है। चरणबद्ध क्रियान्वयन इसके लिए रखा गया है, देखिए ये जो प्रोग्राम बनाया गया था वो 12वीं पंचवर्षीय योजना में बनाया गया, 12वीं, और इसका काल क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या काल था भाई? 2012 से 17 के बीच में ये करना था। इस प्रोग्राम को लाया गया 2012 से लेकर 2017 के बीच में, इन परियोजनाओं के अंत तक, मतलब 2017 तक इस परियोजना को संचालित करना था। और साथ में यह भी रखा गया कि इस परियोजना को 10 वर्ष तक पूरी तरीके से लागू कर देना है, लागू करना है। जिस समय सरकार ने बनाया था ये प्रोग्राम, उसी समय तय किया था कि ये प्रोग्राम को जो है ये समझ नहीं पा रहे हैं कि घटकों को कैसे KRK मतलब क्या होता है? हाँ रूपाली, ये जो है बस 2 घटक है, मतलब ये आप इतना समझ लीजिए रूपाली कि NRLM के अंतर्गत ही जो है 2 तत्व हैं, 2 तरीके का प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है। एक वाला होता है NRLM यानी मिशन, और एक होता है NRLP यानी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो एक जो है कैसे लागू किया जाता है, मिशन तो पूरे देश में संचालित किया जा रहा है, और दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो उन जगहों पर लागू किया जा रहा है जहां मिशन कंप्लीट संचालित है, क्योंकि मिशन हर जगह संचालित है। प्रोजेक्ट को इस आधार पर किया गया है कि उनको ज्यादा जरूरत था, टॉनिक के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वो ज्यादा गरीब थे। तो जो ज्यादा गरीब वाले क्षेत्र थे, प्राथमिकता के आधार पर यह तय किया गया इनको ज्यादा जरूरत है, इसलिए NR मिशन के साथ साथ यहां पर प्रोजेक्ट भी संचालित किया जाना चाहिए। इसमें जम्मू कश्मीर और दिल्ली को इससे छोड़ दिया गया, क्योंकि उनको शायद जरूरत नहीं रहेगी, आप परिस्थिति अनुसार वहां पर लागू नहीं किया गया। दिल्ली और जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी जगह NRLM के साथ साथ NRLP जो प्रोजेक्ट है वो भी लागू किया गया था। ठीक है, ठीक। इसका चरणबद्ध क्रियान्वयन ये 10 वर्ष के लिए पूरी तरीके से लागू करना था, और इसके लिए तय किया गया कि इसको क्या किया जाए, ब्लॉक के आधार पर तय किया जाए। किसके आधार पर? ब्लॉक आधार पर। अभी भी जो लागू होता है किस आधार पर होता है? ब्लॉक के आधार पर भी लागू होता है। NRLM मिशन या प्रोजेक्ट जो भी लागू करना पड़े सरकार को, किस आधार पर करेंगे? ब्लॉक के आधार पर राजी करेंगे। और एक ब्लॉक में कितने वर्ष रखा गया? 10 वर्ष की अवधि रखी गई। 10 वर्ष की अवधि के दौरान क्या किया जाएगा? इनके ब्लॉक में लागू किया जाएगा पूरी तरीके से। ठीक, हाँ ठीक है रूपाली। तो अपन क्या करना था इनको कि 10 वर्ष में एक ब्लॉक में क्या करना पड़ेगा, और एक ब्लॉक होता कितना था? एक ब्लॉक होता था कितना? 100 से लेकर 120 ग्रामों तक, गांव तक जो है क्या है, फैला हुआ है।
तो आप ये भी कह सकते हैं कि 100 से 120 गांव तक को फैलाने में कितना समय लग रहा है? अधिकतम 10 वर्ष का समय लग रहा है इनको। 10 वर्ष में 100 से 120 गांव में फैल सकते हैं। वहां पर एक समुचित प्रबंध करने का, वहां पर एक सिस्टम बनाने का क्या कर सकते हैं ब्लॉक के आधार पर। चयन जो भी होता है, जो लागू होता है, वो किस आधार पर होता है? ब्लॉक के आधार पर होता है। उसका एक सरल तरीका भी बता दे रहा हूं। ब्लॉक का निर्माण कौन करता है? इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, केंद्र सरकार। बाकी जो वार्ड तय होता है वो राज्यपाल करता है, लेकिन ब्लॉक का निर्माण कौन करता है? केंद्र सरकार। और ये मिशन किसका है? केंद्र सरकार का। तो केंद्र सरकार अपने क्षेत्र में क्या कर सकती है? वो लागू करने का कर सकती है कि अपने अपने क्षेत्र में हम लोग क्या करेंगे? प्रतिनिधि प्राथमिकता के आधार पर तय करेंगे। तो हर ब्लॉक में 10 वर्ष की अवधि के लिए 120 से 120 गांव जहां फैले हुए हैं, उन ब्लॉकों में इनको लागू करना है। ठीक। और विकास खंड आएगा। तहसील उसका राज्य सरकार का राजस्व प्रशासन की इकाई हो जाता है। विकास प्रशासन की इकाई में वो नहीं शामिल नहीं रहता हो। तो ब्लॉक कौन बनाता है? ये ब्लॉक भी जो है ना, अब ब्लॉक जो है ना, ब्लॉक को 4 स्तर पर लागू किया जाता है। 4 स्तर पर। अब वो 4 स्तर अपन क्रियान्वयन का जो चरण है, वो 4 स्तर भी अपन देखना है कि वो 4 स्तर कौन कौन से हैं। पहला जो स्तर है वो है आपका संसाधन ब्लॉक। संसाधन ब्लॉक, ठीक है। पहला जो ब्लॉक के अंदर ही कुछ गांवों को, कुछ क्षेत्रों को क्या कर दिया गया? संसाधन ब्लॉक के लिए कुछ ब्लॉकों का चयन किया गया। किसी देश में, किसी राज्य में, किसी जिले में कुछ ब्लॉकों का चयन किसके रूप में किया गया? संसाधन ब्लॉक के रूप में किया गया। अब संसाधन ब्लॉक क्या है वो समझ लीजिए। ये जो ब्लॉक हुआ करते थे, ये कैसे ब्लॉक थे? मॉडल ब्लॉक थे, जहां पर सरकार ने इस प्रोग्राम को, इस प्रोजेक्ट को ऐसे लॉन्च किया कि बाकी लोग भी देखकर दूसरे जगह भी जब वो प्रोग्राम या मिशन को लॉन्च किया जाए तो ऐसे ऐसे लॉन्च किया जाए। सरकार ने खुद प्राथमिकता के आधार पर उन ब्लॉकों का चयन किया और उसको मॉडल ब्लॉक के रूप में विकसित करना शुरू किया, जिसमें बाकी ब्लॉक भी कैसे कर सके? उनका अनुकरण कर सके। क्योंकि एक को अगर मॉडल बनाएंगे, उस मॉडल के आधार पर दूसरे लोग सीख पाएंगे। तो सरकार ने संसाधन ब्लॉक के रूप में नाम रखा उसका, संसाधन ब्लॉक। और कैसे ब्लॉक के रूप में विकसित किया? मॉडल ब्लॉक के रूप में। और कितने थे? एक राज्य में जिन राज्यों का बताया हूं मैं, 13 जो राज्य बताया हूं, उन्हीं राज्यों में कम से कम 5 से 7% ब्लॉक का चयन किया गया। सिर्फ अगर मान लीजिए जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में 146 ब्लॉक हैं, तो 146 ब्लॉक के 5 से 7% जो ब्लॉक होंगे, उनको मॉडल ब्लॉक के रूप में क्या किया गया? विकसित किया गया। जब इसका चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन किया गया, तो अब हम क्या करते हैं? 5 से 7% ब्लॉक प्रोजेक्ट लागू हो गया। अब बाकी जो ब्लॉक होंगे, उनका अनुकरण करते हुए अपने यहाँ भी लागू करवाएंगे। इससे वो क्या मिल सकता? उनको एक दिशा निर्देश मिल सकता, उनको पथ प्रदर्शक वाला भूमिका का काम कर सकते थे। ठीक। यहां पर खास बात यह था कि मॉडल ब्लॉक के रूप में विकसित करना था। केंद्रीय सरकार ने खुद क्या किया गया? इसका राष्ट्रीय संसाधन संगठन का इसमें क्या किया गया? सहयोग लिया गया। मॉडल ब्लॉक को बनाने के लिए किसका सहयोग किया गया? राष्ट्रीय संसाधन संगठन सहयोग का। क्योंकि इसके सहयोग से, पायलट प्रोजेक्ट इसको नहीं कह सकते। पायलट प्रोजेक्ट एक अलग तरह का प्रोजेक्ट होता है। पायलट प्रोजेक्ट एक नहीं था, वो प्रोजेक्ट जरूर कर सकते हैं, पायलट नहीं कह सकते इसको। ठीक है। राष्ट्रीय सहयोग संगठन का इसमें क्या किया? सहयोग किया गया मॉडल बनाने के लिए, जिसमें उनका बाकी लोग क्या कर सके? उनका अनुकरण कर सके। ठीक। नहीं, डेट नहीं। हाँ, सब ये प्लान पहले ही बन गया और ऐसे ऐसे लागू करना है वो करके बता दिया है ना। ये पहला हो गया। दूसरा जो ब्लॉक, दूसरे तरह के जो ब्लॉक थे, वो कैसे ब्लॉक थे? गहन ब्लॉक। दूसरे नाम क्या रखा गया? गहन ब्लॉक। 5 से 7% क्या हो गए? संसाधन ब्लॉक हो गए, जहां राष्ट्रीय संसाधन संगठन आयोग का संगठन सहयोग लिया गया और इसको मॉडल ब्लॉक के रूप में विकसित किया गया। अब उनके बाद जो आगे सीखने वाले थे, वो दूसरा ब्लॉक क्या था? गहन ब्लॉक था। गहन ब्लॉक में
संसाधन सहयोग का सीधे तौर पर इस्तेमाल था, लेकिन यहां पर कैसे कार्यकर्ता काम करने लगे? प्रशिक्षण प्राप्त, हाँ, स्टाफ हुआ करता था। यहां पर पूरा राष्ट्रीय संगठन सहयोग ही काम कर रहा है, संसाधन सहयोग संगठन ही काम कर रहा है, लेकिन यहां पर कौन काम कर रहा है? प्रशिक्षण प्राप्त जो स्टाफ है, वो लोग उनको गहन ब्लॉक में जो लोग उनको प्रशिक्षण दे रहे थे, वहां पर उनको काम सिखा रहे थे। मतलब उनसे एक स्टेप नीचे वाले लोग थे जो लोगों को क्या कर सके? प्रशिक्षित कर सके। कम जान रहे लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं? उनको प्रशिक्षित करो। ठीक है, ये वर्तमान में मैं इसका बता देता हूं, जो डाटा है जो गहन ब्लॉक में है 1009 ये ब्लॉक में संचालित है। 2021-22 में 2021-22 में 1009 ब्लॉकों में ये संचालित है, और जिसमें जो है ये 1009 ब्लॉकों में जो संचालित है उसमें 50 ब्लॉक ऐसे हैं जो सिर्फ 50 ब्लॉक 1009 में 50 ब्लॉक ऐसे हैं जो स्थानीय मानव, स्थानीय जो शब्द लिख रहा हूं वही लिखिएगा, स्थानीय समझाऊंगा भी, स्थानीय मानव और सामाजिक पूंजी के रूप में, सामाजिक पूंजी के रूप में विकसित किए गए। ठीक, हुआ यह कि संसाधन ब्लॉक में केंद्र सरकार ने सीधे राष्ट्रीय संसाधन संगठन को सीधे इन्वॉल्व किया, और ये संसाधन सहयोग क्या किया? इसको मॉडल ब्लॉक बनाने लगे। मतलब इनको ज्यादा प्राथमिकता दी गई, इनको ज्यादा क्या दिया? प्रशिक्षण दिया गया, इन लोगों को ज्यादा ट्रेन किया गया। दूसरे नंबर पर, सेकेंड लेवल पर जब आते हैं तो गहन ब्लॉक के लोग आते हैं। गहन ब्लॉक में प्रशिक्षण प्राप्त जो स्टाफ था वो सिर्फ काम करता था, संसाधन संगठन सहयोग वहां पर काम नहीं कर रहा था। लेकिन उन लोगों ने 1009 ब्लॉक में इसको संचालित किया, और 50 ब्लॉक के लोगों को, 50 ब्लॉक के समूहों को कैसे रूप में विकसित किया? स्थानीय मानव सामाजिक पूंजी के रूप में। इसका मतलब है कि उनको इतना प्रशिक्षण दे दिया गया, इतना प्रशिक्षण दे दिया गया कि वो लोग पूंजी बन गए। उदाहरण के तौर पर आप ये समझ लो कि जैसे मैं आज आपको पढ़ाता हूं, और मैं आपको पढ़ाने के बाद इतना सिखा देता हूं कि कल आप लोग जाके दूसरी जगह पढ़ाने लगो, तो आप लोग क्या बन जाओगे? मानव संसाधन पूंजी। क्योंकि मैंने आपके अंदर वो चीज क्या कर दी है? भर दी है कि आपको कैसे, जैसे धर्म ग्रंथों का प्रचार किया जाता है, एक धार्मिक व्यक्ति दूसरे का क्या करता है? मौखिक रूप से हस्तांतरित करता है, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता है। ऐसे ही इनको क्या किया गया? स्थानीय मानवों को इतना प्रशिक्षित कर दिया जाएगा कि वो पूंजी के रूप में होगा, और वो पूंजी कहां जाने लगी? दूसरे जगह प्रशिक्षण के लिए वो तैयार होने लगी। क्लियर है? ये कौन लोग काम करने लगे? गहन ब्लॉक के लोग, सामने के लिए, हाँ, अगले ब्लॉक के लिए। 4 ब्लॉक, इसमें ब्लॉक 4 प्रकार के ब्लॉक है। तो पहले वाले ब्लॉक में तो सीधे संसाधन सहयोग संगठन कर रहा था, दूसरे ब्लॉक में प्रशिक्षित पूंजी बन गई, उसमें प्रशिक्षित पेशेवर जो लोग थे वो लोग उसको प्रशिक्षण देने लगे। तीसरे नंबर का जो ब्लॉक था वो लिख लीजिए आप, भागीदारी ब्लॉक। भागीदारी ब्लॉक, भागीदारी ब्लॉक जो थे उसमें 2 तरह के लोग हुआ करते थे। एक तो जो लोग भागीदार कौन कौन हो सकते हैं? स्थानीय समुदाय, और दूसरा था एनजीओ। एनजीओ मतलब स्वयं सेवी संस्थाएं जो हैं वो इसमें क्या करने लगी? हिस्सा लेने लगी, इस प्रोजेक्ट में, इस जो प्रोग्राम था उसमें हिस्सा लेने लगी। मतलब कुल मिला के क्या हुआ? यहां से लोग, जो लोग प्रशिक्षित हुए वहां पहुंचे, और यहां से प्रशिक्षण देने के बाद कहां पहुंचे? यहां पहुंचे। जो स्वयं सेवक के रूप में, स्थानीय मानव पूंजी के रूप में जो सामाजिक विकसित हुए थे वो किस रूप में काम करने लगे? एनजीओ के रूप में, या जो स्थानीय समुदाय है उनके रूप में काम करने लगे, और वो लोग अपने यहां इस चीज को, प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से लागू करने लगे। ठीक, और चौथे नंबर पर जो ब्लॉक थे वो ब्लॉक कहलाए गैर गहन ब्लॉक। गैर गहन ब्लॉक, जो गैर गहन ब्लॉक थे वो शेष बचे जो ब्लॉक थे वो जहां पर प्रशिक्षण का दर क्या था? बहुत कम था। जो अप्रशिक्षित थे, अप्रशिक्षित थे, जो भगवान भरोसे चल रहे थे, वो लोग कैसे कहलाए? गैर गहन ब्लॉक कहलाए। और वहां पर जो है वो अपनी मर्जी से, बाकी ये मान लिया गया कि अगर उच्च स्तर को, जैसे
एक शिक्षा का अधोगामी सिद्धांत आपने पढ़ा होगा कि ऊपर वाले लोगों को शिक्षा दे दी जाए तो नीचे वालों को शिक्षा अपने आप मिल जाती है। अगर आप हमारे माँ बाप दादा वगैरह हमारे पढ़े लिखे हों तो हम लोग खुद भी पढ़े लिखे हो जाते हैं, अपने आप धीरे धीरे ज्ञान का स्तर नीचे रिसने लगता है। सेम वो प्रोग्राम था। पहले नंबर पर क्या था, संसाधन ब्लॉक जो मॉडल स्तर पर काम करते थे, इन लोगों ने प्रशिक्षण ग्रहण ब्लॉक बनाए जहां पर प्रशिक्षण काम करने लगे। वर्तमान में 109 ब्लॉक हैं, उसमें से 50 ब्लॉक कैसे हो गए, स्थानीय मानव सामाजिक पूंजी के रूप में विकसित किए गए। वो लोग बनाए कैसे, भागीदारी ब्लॉक में। भागीदारी ब्लॉक स्थानीय समुदाय और एनजीओ से मिलकर बनता था। शेष जो बच गया ब्लॉक वो कैसे ब्लॉक के रूप में गए, गैर ग्रहण ब्लॉक के रूप में। ये सब प्रोग्राम कितने दिनों में चलाना था, 10 साल। ये सब प्रोग्राम किसमें चलाना था, 10 सालों में इन सब चीजों को लागू करना था, व्यवस्था बनानी थी। क्लियर है, इसका किस तरीके से चरणबद्ध रूप से कैसे क्रियान्वयन किया गया। ठीक, मैं तो 5 से 7 ही लिखा हूं। 5 से 6 हो सकते हैं, हो सकते हैं 5 से 6 हो कहीं पर, जैसे डाटा अगर देखते हैं 5 से 6 भी हो सकते हैं। चेक कर लेंगे अपन एक बार इसको। ठीक है, शायद वेबसाइट में क्या दिया है, 5 से 6 दिया, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लगभग ये मान सकते हैं 5 से अप्रॉक्स लगभग 5-6% लगभग लोगों को क्या किया गया, कम से कम 5% तो लोगों को रखा ही गया कि आप उसमें कैसे में आ जाओ, संसाधन ब्लॉक में आ जाओ। ठीक, अब क्लियर है ये, सबको क्लियर है नहीं, क्लियर, ऑनलाइन वालों को क्लियर है। इन चीजों को आपको समझना है क्योंकि वहां पर जब समूह आप पढ़ोगे अभी आगे, इन सब चीजों को नहीं समझे रहोगे, नहीं देखे रहोगे तो फिर समूह समझना मुश्किल हो जाएगा। समूह का गठन वगैरह जैसे उनके कार्यक्रम प्रक्रिया होगा, अभी समूह पढ़ना है ना हमने आगे आपको, अभी तो पता ही नहीं होगा बहुत सारे लोगों को कि क्या पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे लोग को ये नहीं पता होगा क्या क्या पढ़ना है। अभी आप पूरे समूह के प्रक्रिया को पढ़ोगे, कैसे समूह बनते हैं, कैसे समूह का निर्माण होता है, कैसे कैसे काम होते हैं, कैसे खाता संधारण किया जाता है, तो सब चीजों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ये सब चीज अगर आप समझे रहोगे, देखे रहोगे तो ही वो प्रक्रिया को समझ सकते हो। उस प्रक्रिया को समझने के लिए आप वहां पर गहन ब्लॉक का नाम आएगा, संसाधन ब्लॉक का नाम आएगा, तो हमारा फ्यूज उड़ जाएगा ये गहन ब्लॉक क्या है, संसाधन ब्लॉक क्या है। तो नया अगर पहले वीडियो से अगर नहीं देखा है, पहले क्लास से नहीं आया है, तो उसको सब नया नया लगेगा। अब परियोजना का प्रबंध, परियोजना प्रबंध। ठीक, परियोजना प्रबंध का मतलब क्या है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट लाया गया था, ये जो मिशन लाया गया था, इसका पैसा रुपया कहां से आया, इन्वेस्टमेंट कहां से हो गया, कैसे पैसा आ गया, उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। पूरे प्रोजेक्ट के, जिस समय प्रोजेक्ट निर्माण किया गया अब तक, भाई जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है ना, पूरे परियोजना का पूरा पैसा तय किया जाता है कि कितना लगभग खर्च हो सकता है। समय के साथ बढ़ जाता है, वो बढ़ने के लिए अनुपूरक रूप में डालते हैं उसमें, लेकिन जिस समय परियोजना बनी तो उस समय योजना अवधि क्या थी, योजना की अवधि थी इसकी, कौन सी पंचवर्षीय योजना बना था, 2012 से लेकर 17 के बीच में ये योजना बनी थी। इस अवधि के लिए इसमें जो प्रोजेक्ट रखा गया था वो रखा गया था कितना, कुल व्यय का, परियोजना व्यय रखा गया था, कुल परियोजना व्यय 29,000 करोड़ का प्रावधान। ठीक, जिस समय प्रोजेक्ट को बनाया गया था, लॉन्च किया गया था, उसमें अनुमान लगाया गया था कि लगभग कितना होगा, 29,000 करोड़ रुपए का क्या होगा, खर्च हो सकते हैं, धन इसमें खर्च हो सकता है। अब 29,000 खर्च किया सरकार के अलावा, इसमें क्या किया गया था, भारत सरकार द्वारा किस आधार पर जानते हैं, उच्च गरीब राज्य में अतिरिक्त संसाधन हेतु, ठीक, अगर भारत सरकार ये मान ले कि भारत के जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य, 8 केंद्र प्रदेश, जितने भी राज्य हैं, अगर उनको समान रूप से मान ले, जो संभव नहीं, कुछ तो क्या होंगे, अति गरीब भी होंगे, तो उसके आधार पर अगर समान मान लेता है तो 29,000 करोड़ रुपए का इनका क्या आया, प्रोजेक्ट रेट आया था। लेकिन अतिरिक्त गरीबों राज्यों के लिए उनको एक्स्ट्रा धन चाहिए हुआ था, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए हुआ था। उसके लिए उन्होंने किससे समझौता किया,
दो लोगों से समझौता किया, विश्व बैंक और दूसरा है IDA। इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक। हाँ, इंटरनेशनल IDA है, एसोसिएशन है क्या? एसोसिएशन होगा, कुल मिला के इंटरनेशनल बैंक ही हो। इंटरनेशनल बैंक है, IMF का कोई अनुषंगी कंपनी के रूप में उसमें बताया गया कि जो IMF है उसके एक वित्त के जो है धन उपलब्ध कराती है। IDA ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें लगभग $1 अरब, इसमें अमेरिकी डॉलर के रूप में, जो भारत के हिसाब से अगर देखा जाए तो 4500 करोड़ रुपए ये लगभग है। $1 अरब का क्या मिला है? सहायता राशि मिला हुआ है। कितने दिनों के लिए? 5 वर्षों हेतु। ये कितने दिनों के लिए दिए हैं लोग? 5 वर्ष हेतु। अब तो समय बीत भी गया है। उस समय जो पैसा दिया था तो उसने क्या दिया था? 5 हेतु। किसके लिए? उच्च गरीब राज्यों के लिए। किसके लिए दिए थे धन? उच्च गरीब। तो मतलब 2900 करोड़ रुपए का तो केंद्रीय सरकार का प्रावधान था, इतना बजट था उसका कि हम 5वीं पंचवर्षीय योजना में इतना खर्च करेंगे, ठीक। इसके बाद उसके अतिरिक्त $1 अरब का सहायता हमको कहां से मिला है? विश्व बैंक और IDA के माध्यम से मिला हुआ है, जो कितना है? लगभग 4500 करोड़ के रुपए के आसपास है इस परियोजना के लिए, और वो 5 साल के लिए मिला था हमको लोन, ठीक। ये परियोजना प्रबंध था इसको जिस समय योजना लॉन्च की गई थी, ठीक। ये तो किसका था? केंद्र सरकार का। अब राज्यों का कितना था? अभी कितना हो गया है? 60-40। पहले कितना था? 75-25। ये वाला भाग नहीं है, समझ रहे हैं? ये 75 और 60 वाला भाग के बारे में बात है। हर राज्य का फिर क्या है? अलग अलग है कि परियोजना में प्रबंध हर राज्य का क्या होगा? अलग अलग होगा, ठीक। हमको कितना ध्यान रखना है? 75। मतलब प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, इसका एक हिस्से के बारे में हम बात कर रहे हैं अपन, जो केंद्रीय सरकार ने जो प्लान बनाया था उसके हिसाब से, और जो राज्य सरकार का है वो प्लान का पैसा बचा हुआ है, राज्य सरकार अपने हिसाब से फिर लगाएंगे धन को वहां पर, ठीक है। ये था परियोजना प्रबंध। क्लियर है? अच्छा, कभी भी आपसे पूछ ले कि परियोजना को धन कैसे देना था, कैसे तय करेंगे कि किस राज्य को कितना देना है और किस राज्य को कितना नहीं देना है, वो किसका निर्णय है? केंद्र सरकार का। किस आधार पर? उच्च गरीबी प्राथमिकता के आधार पर। गरीब प्राथमिकता के आधार पर, ठीक, ये ध्यान रखना है। और दूसरा एक शब्द याद रखिएगा, आपूर्ति एवं मांग के आधार पर। आपूर्ति का मतलब होता है अगर सरकार पूरा नहीं कर पा रही है, पैसा नहीं दे पा रही है, हाँ पूर्णिमा, राज्य सरकार कितना देगी? अभी कितना दे रहा है? अभी 40% दे रही है, पहले 25% देती थी, ठीक है। पहले कितना देती है पूर्णिमा? 25% देती थी, अभी 40% देती है। अब उच्च गरीबी प्राथमिकता के आधार पर अगर झारखंड का कोई क्षेत्र जो है ब्लॉक के आधार पर चयन किया जा रहा है, तो झारखंड का कोई ब्लॉक ज्यादा गरीब है, उसको ज्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा, उसको ज्यादा चयन किया जाएगा, उसको संसाधन, उसको पहले प्राथमिकता दे दिया जाएगा और उसको पैसा भी पहले दे दिया जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ का कोई राज्य अगर गरीब है हाँ, लेकिन क्योंकि सरकार के पास अब 29,000 करोड़ रुपए एक साथ तो है नहीं, धीरे धीरे पूरा परियोजना के लिए धीरे धीरे पैसा है, तो जैसे जैसे पैसा आता जाएगा प्राथमिकता के आधार पर, मांग के आधार पर और आपूर्ति जैसे सरकार को मिलता जाएगा, और जैसे जैसे मांग होती जाएगी उसके आधार पर फिर सरकार तय करेगी कि किसको देना है और किसको नहीं देना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों शब्द याद रखिएगा जब भी पूछेगा। ये है उच्च गरीबी प्राथमिकता के आधार पर, और मांग और आपूर्ति जैसे उनकी मांग आती है उस आधार पर, और जैसे सरकार को आपूर्ति होती है उसके आधार पर, क्योंकि सरकार को भी तो पैसा मिलना चाहिए ना। अगर सरकार को पैसा नहीं मिल पा रहा है अन्य स्रोतों से, तो सरकार कैसे देगी आपको? तो सरकार फिर नहीं दे सकती है, ठीक। तो फिर परियोजना क्या हो सकता है? लटक सकता है। होता भी कई बार ऐसे ही, पैसा नहीं मिल पाता तो कार्यक्रम ठप पड़ा रहता है। हाँ, वैसे ही रहता है, रुका रहता है काम, पैसा आता है फिर आगे बढ़ता है काम। बाकी अभी राज्य सरकार का, जो छत्तीसगढ़ सरकार का बजट, पैसा, रुपया है, घबराइएगा मत। छत्तीसगढ़ का
विहान को मैं अलग से पढ़ाऊंगा, उसमें 12 टॉपिक हैं, विहान में छोटे छोटे 12 टॉपिक हैं, और 12 टॉपिक में मैं गारंटी बता सकता हूं कि उसमें कोई भी ऐसा डाटा नहीं जो वर्तमान आंकड़े के हिसाब से अगर हो, वो एकदम अपडेट होंगे, एकदम अपडेट। आप उसकी चिंता मत कीजिएगा, अगर चाहेंगे तो नोट्स पहले भी मिल जाएगा, लेकिन एकदम अपडेट आंकड़े हैं, उसमें एक भी शब्द ऐसे नहीं हो जो छूट जाएंगे आपको, और उससे ज्यादा तथ्य आपको मिल भी नहीं सकते हैं। दुनिया खोज लीजिएगा, आप जितना खोजना पढ़ने के बाद, गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनआरएलएम के मार्गदर्शक सिद्धांत, अब कॉन्सेप्ट वाला है, अब डाटा नहीं है इसमें, लिखिएगा एनआरएलएम के मार्गदर्शक सिद्धांत। कौन कौन से मार्गदर्शक सिद्धांत हैं एनआरएलएम के, मिशन के कौन कौन से सिद्धांत हैं उनके बारे में। पहला, गरीबों में गरीबी मिटाने की मजबूत इच्छा शक्ति होती है। गरीबों में गरीबी मिटाने की मजबूत इच्छा शक्ति होती है। पहला क्या है, गरीबों में गरीबी मिटाने की पहली मजबूत इच्छा होती है। इस शक्ति के साथ में क्षमता भी लिख सकते हैं आप, दोनों होती है, शक्ति भी होती है और क्षमता होती है। पहला इसके मार्गदर्शक सिद्धांत है, जो एनआरएलएम प्रोजेक्ट लाया गया है, सोचा गया है, प्लान बनाया गया है, उसके लिए मार्गदर्शक क्या रहे हैं, कौन से ऐसे तत्व रहे हैं जो एक प्रोजेक्ट लाने के लिए हमको क्या करते हैं, प्रेरणा देते हैं। ठीक, तो हम सरकार का मानना है कि गरीबों में गरीबी मिटाने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति है, क्योंकि वो चाहते हैं कि गरीबी में थोड़े नहीं जीना चाहते हैं, वो चाहते हैं गरीबी से मुक्त हो जाए। इसी क्रम में जो दूसरा है वो है इस क्षमता का, जो ये क्षमता है इच्छा शक्ति का, इस क्षमता एवं शक्ति को बढ़ाने हेतु एवं शक्ति को बढ़ाने हेतु सामाजिक एकजुटता, सामाजिक एकजुटता और सशक्त संस्था की आवश्यकता है। पहले तो सरकार समझती है कि जो गरीबों में गरीबों इच्छा शक्ति मिटाने की आवश्यकता होती है, और अगर इच्छा शक्ति उनके अंदर है तो इच्छा शक्ति के भरोसे तो कुछ हो नहीं सकता, उसके लिए कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो सशक्त हो, जो सामाजिक रूप से क्या सके, एकजुट बना सके, क्योंकि उसी क्षमता को उनको क्या करना है, विकसित करना है, उसी क्षमता का लाभ उठाना है। तो उस क्षमता के लिए, प्रेरणा के लिए और उनको क्षमता गरीबी से बाहर लाने के लिए कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो क्या कर सके, सशक्त रूप से काम कर सके। तीसरा इसी में, इसी के क्रम में है, मतलब सामाजिक एकजुटता, सशक्त संस्थाएं निर्माण, सामाजिक एकजुटता, सशक्त संस्था निर्माण एवं सशक्त संस्था निर्माण तथा सशक्तिकरण की प्रक्रिया हेतु तथा सशक्तिकरण की प्रक्रिया हेतु वाह्य समर्पित संवेदनशील संरचना, संवेदनशील संरचना की आवश्यकता। मजबूत इच्छा शक्ति है और क्षमता भी है। उन इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए सामाजिक एकजुटता जरूरी है, जिसके लिए सशक्त संस्थाएं चाहिए। उन संस्था का निर्माण कैसे होगा पता है? सामाजिक एकजुटता, सशक्त संस्था निर्माण के लिए और सशक्तिकरण की प्रक्रिया हेतु ये चाहिए बाह्य समर्पित संरचनाशील संरचना। बाह्य समर्पित संरचनाशील संरचना का मतलब होता है कोई एनजीओ, कोई ऐसा संगठन जो क्या कर सके,
ये इस रूप में मदद कर सके जो समर्पित भाव से क्या कर सके, लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए या बिना सरकार की मदद के वो क्या कर सके, आगे आकर काम कर सके। ऐसी सशक्त संस्थाओं का क्या होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। तो और जो कैसी होनी चाहिए, संवेदनशील होनी चाहिए। संवेदनशील कहने का मतलब यह है कि ऐसा ना होने पाए कि वो गरीबों के बीच में जाकर गरीबों का ही मजाक उड़ाने लगे या गरीबों का ही पैसा खाने लगे। उनके अंदर कैसा भाव होना चाहिए, संवेदनशीलता यानी सहयोग का भावना होना चाहिए कि इनको क्या करना है, गरीबी से बाहर निकालना है। ऐसी कोई संस्था ना हो कि उनका ही शोषण करने लगे कि चलो भाई मैं समूह बनाता हूं, 2.5 लाख तुम्हारा, 3 लाख मेरा। ऐसी कोई संस्था ना हो। कोशिश करे कि क्या करे, उनके मदद के लिए ही काम करे। ठीक है, तो ऐसी संवेदनशील संस्था निर्माण होना आवश्यक है, जरूरी है। इसी के क्रम में क्या है, ये सब तो हो ही, और क्या हो, जानकारी, और क्या हो, प्रचार प्रसार, और क्या हो, कौशल विकास। बाकी आप जानते हो, ऐसा नहीं है, कौशल विकास। इसके बाद क्या है, ऋण सुविधा। फिर क्या है, बाजार तक पहुंच। फिर क्या है, आजीविका से जुड़ी अन्य सेवा उपलब्ध कराने में, अन्य सेवा। ठीक, ये सारी चीजें इनको क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। ये इसके क्या है, मार्गदर्शक सिद्धांत है कि किसी गरीब को उसकी इच्छा शक्ति उसके अंदर है, इच्छा शक्ति अगर उसके पास है तो उसे क्या करना होगा, एक ऐसी मजबूत संस्था होगी, ऐसी संरचना का निर्माण करना होगा। इसकी बात फिर सामूहिक रूप से, भागीदारी के रूप में अगर आप देखा जाए, एकजुटता के रूप में देखा जाए, कोई एनजीओ मिल जाए जो समर्पित हो, संवेदनशील हो, और इसके बाद किसका क्या, उनको जानकारी उपलब्ध कराए, प्रचार प्रसार हो इस योजना का, कौशल विकास हो लोगों का, ऋण सुविधा मिल सके, ऋणों की वापसी हो सके, बाजार तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। ये सब किसके मार्गदर्शक सिद्धांत थे, एनआरएलएम के, जो एनआरएलएम को प्रेरित करते थे कि वो सारे कार्यक्रम लागू कर सके, व्यवस्था बना सके। तो प्लान भी सोच समझ कर बनाए हैं, जो लोग भी बनाते हैं प्लान ठीक ठाक बनाते हैं। ठीक, ये सब पहले ही दे दीजिएगा, बिल्कुल दे देंगे नोट्स। कल अभी तक आजीविका के मिशन का सब आप लोगों को नहीं दिया हो ना, आप लोग लेना चाहो ले सकते हो। इसमें आप लोगों को अब जो है ना, जितने भी ऑनलाइन वाले हैं उनको चैट बॉक्स मिल रहा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चैट बॉक्स में जाइएगा, वहां पर एडियो पैड 2022 होगा, एडियो पैड 2022 में आपको क्या मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन है। इसलिए ग्रुप को, जो व्हाट्सएप ग्रुप था, वो व्हाट्सएप ग्रुप को भी कैंसिल कर दिया गया है, और वहां पर चैट बॉक्स में आपका पूरा नोट्स रखा हुआ है, तो आप वहां से ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, प्रिंट भी कर सकते हो, जो चाहे कर सकते हो। आज जो है वो मैं किसका डाल दूंगा आपको, बिहान का डाल दूंगा, बिहान के पूरे डाटा है उसमें। ठीक है, तो बिहान का पूरा डाटा है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आप घबराहट फिर आपको नहीं होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, और मेरे ऊपर भरोसा रखो थोड़ा सा। ठीक है, सब दूंगा तुमको, चिंता मत करो। ठीक, ये हो गया क्या, मार्गदर्शक सिद्धांत। आप जब एडीओ की तैयारी करोगे, अभी क्या है, मार्केट में कोई किताब है नहीं। ठीक है, जब आप अभी 1 महीने बाद सारे, जब ऐसी वैकेंसी आती है ना, फटफड़ा के सब किताब बना रहे होंगे, हरिराम पटेल जी तो बना ही रहे होंगे, बाकी कोई बनाए चाहे ना बनाए, तो किताब बना रहे होंगे, तो आप देखिएगा कि आपके तथ्य जो है कुछ मिस नहीं कर पाएंगे। कोई वैसा तथ्य इतना शार्ट और इतना बढ़िया तरीके से कोई नहीं बताया होगा आपको। एक और लिख लीजिए इसमें, एनआरएलएम के मूल्य, एनआरएलएम की मूल्य। ठीक, ज्यादा कुछ नहीं है, सब सामान्य सा चीज है। क्योंकि एनआरएलएम का मूल्य दिया हुआ है, वेबसाइट में भी दिया हुआ है, इसलिए अपन लिख रहे हैं, एकदम शार्ट में लिख रहे हैं, उसको देख लीजिएगा। पहला है, समाज के अत्यंत गरीब वर्गों को, समाज के अत्यंत गरीब वर्ग को शामिल कर अत्यंत गरीब वर्ग को शामिल कर उसकी सार्थक भूमिका लेनी है। भूमिका, अब तक क्या है, समाज का जो गरीब वर्ग है, अति गरीब वर्ग है, वो सिर्फ क्या करता है, खाना खाया सो गया, काम किया आया है, अब दिन भर काम किया, खाना खाया सो गया। अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका निभा रहा है, कुछ नहीं, जीरो। न किसी से ज्यादा ले रहा है, न किसी को ज्यादा दे रहा है।
इकोनॉमिक में कोई भी अपना प्रभाव प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, नहीं उसमें कोई शामिल हो पा रहा है, उसको लगता है देश मेरे लिए क्या है, मैं देश के लिए क्या हूं। अब वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा सार्थक भूमिका निभाएगा। दूसरा है इसमें सारा पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी। पारदर्शिता जिम्मेदारी हर एक स्तर पर, कभी भी आप कितना भी बुरा संगठन हो, कितने भी हो, आप एक बात भूलिएगा कि हमारे देश में आरटीआई लागू है, पूरी तरीके से पारदर्शिता है और पूरी तरीके से जिम्मेदारी से इसको वहन किया जा रहा है। ठीक है, पारदर्शिता कैसे, बड़े से लेकर छोटे स्तर तक खाता संधारण होता है। ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। आप समूह से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक, जनपद स्तर तक कहां देख सकते हो, आप डाटा देख सकते हो। तो इस तरीके से पारदर्शिता है और वो भी जिम्मेदार तय कर दी गई कि कौन करेगा। अब अभी आगे समूह पढ़ोगे तो इसमें पूरा मिलेगा कि पुस्तक संधारण कौन करता है, किसकी जिम्मेदारी होती है, कैसे निर्माण किया जाता है, वो सब पढ़ोगे आप। तो ये पारदर्शिता और जिम्मेदारी है। तीसरा है सामुदायिक आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास। मूल्य क्या है भाई, सामुदायिक रूप से यानी मिलकर एक दूसरे पर आत्मनिर्भर हैं। हम कैसे हैं, 10 लोगों का समूह बन गया और 10 लोगों के समूह ने क्या बन गए, आत्मनिर्भर बन गए। उससे क्या पैदा हो गया, आत्मविश्वास पैदा हुआ कि हम भी कुछ कर सकते हैं, बेहतर कर लेंगे हम। ठीक, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष है, विकलांग हो, चाहे कोई भी हो। ठीक, और अंतिम है चौथा, योजना निर्माण, क्रियान्वयन, निगरानी सभी स्तर पर। योजना का क्या हो रहा है, निर्माण भी सभी स्तर पर होता है, क्रियान्वयन भी होता है और उसकी निगरानी भी सभी स्तर पर हो रहा है। ये एनआरएलएम के मूल्य है। ठीक, ठीक, पूरा भरोसा है। ठीक है, ठीक, ये क्या हो गया, एनआरएलएम के मूल्य हो गए और उसके सिद्धांत हो गए। और क्या बच गया इसमें, ठीक है, इतने ही। नहीं, अभी बचा है। हाँ, नहीं, मैं चाहता हूं कोई भी चीज मिस ना होने पाए, इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि सारी चीजों को मैं अपडेट करा दूं। कम से कम एनआरएलएम का 3 दिन है और 2 दिन कम से कम बिहान का है। 2 दिन बिहान में कम से कम लगेगा आपको। ठीक, ठीक है, ऑनलाइन वाले अब भरोसा रखिएगा। हाँ, कल की क्लास में कोई डाटा था ही नहीं। कल की क्लास में क्या था, कल की क्लास में विशेषता था, तो कल की क्लास में विशेषता में डाटा था ही नहीं। हाँ, विशेषता में डाटा क्या बता सकते थे, कुछ ऐसा था नहीं विशेषता बताने लायक। तो जहां डाटा की जरूरत नहीं है वहां पर नहीं बताते हैं। हाँ, अपन कोशिश तो कर रहे हैं नेट पैक के लिए कि आप लोगों का नेट पैक खत्म ना होने पाए, लेकिन अब हो जाता है, क्या करेंगे, बड़ा वाला रिचार्ज करवाइए। इन लोगों को मैसेज भी किए थे। अच्छा, ठीक, ठीक, चलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में अगले बार पढ़ेंगे। और व्यक्तिगत अगर मान लीजिए पुराना वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो बेफिक्र रहिए, पुराने वीडियो के लिए मेरे को ना मैसेज कीजिएगा, क्या कि एक सवाल के लिए अगर बाकी सब लोगों को करते हैं ना तो थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। मैं बताने में डिस्टर्ब नहीं होता हूँ। पिछले वीडियो के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको फोन करके समझा देता हूँ। बहुत सारे लोगों को तो मैं फोन करके समझाता हूँ, रूपाली उनमें से है कि मैं उनको फोन करके समझा देता हूँ। तो जो भी सवाल है आप मेरे को सीधे मैसेज कीजिए, जैसे ही मेरे को समय मिलता है मैं आपको फोन करूंगा और उसके बारे में अपन चर्चा कर सकते हैं। मैं तो हमेशा उपलब्ध हूँ आप लोगों के लिए, कभी भी फोन कर सकते हैं, सुबह से रात से दोपहर तक कभी भी करते रहिए।